हेलो स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ के सामाजिक विज्ञान में आज फ्रांसीसी क्रांति का लास्ट टॉपिक है। पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का लास्ट टॉपिक क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति। तो सन 1789 ईस्वी के बाद के वर्षों में जो 1789 ईस्वी, हम सभी को मालूम है कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो 1789 ईस्वी के बाद क्या हुआ, 1789 ईस्वी के बाद के वर्षों में जो फ्रांस के पुरुष लोग थे, पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे, उनके जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। 1789 की जो क्रांति हुई उसके बाद, क्योंकि 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद संविधान बने, फिर जैकोबिन क्लब आया, उसके बाद मध्यम वर्ग के लोगों ने भी शासन किया। तो उस दौरान सभी के जीवन में, चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों या बच्चे हों, सभी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। क्या हुआ कि क्रांतिकारी जो सरकार थे, उन्होंने कानून तो बनाया, स्वतंत्रता का कानून बनाया, समानता के आदर्शों को जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। मतलब कि उन्होंने जो कानून बनाया, उन सरकारों ने जो कानून बनाए, उसमें स्वतंत्रता और समानता के अधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन जो बास्तिल जेल का विध्वंस था, बास्तिल जेल का पतन, जो बास्तिल जेल का पतन था वो कब हुआ था, बास्तिल जेल का पतन जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में जो बास्तिल जेल का पतन हुआ था, तो 1789 ईस्वी के जो बाद गर्मियों में क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था। 1789 के बाद के गर्मियों में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सेंसरशिप की समाप्ति। यही सेंसरशिप की समाप्ति थी, जो एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में ये आया था। लेकिन जो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां थी, जैसे कि मान लीजिए किताब होता है, अखबार होता है, नाटक, को राजा के सेंसर अधिकारियों के पास किए जाने के बाद ही यह मंचित किया जा सकता था। यानी कि राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा पास, अगर राजा के सेंसर अधिकारी उसे पास करते थे, कोई भी किताब बने, किताब छपाई हो या अखबार की छपाई हो, जब तक कि राजा के अधिकारी उसे पास नहीं करते थे, उसे छापा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही सेंसरशिप की समाप्ति हुई, अब उन्हें यह अधिकार मिल गया कि वे अपने विचारों को, अपने बातों को जनता के सामने रख सके। यानी कि जो नैसर्गिक अधिकार, इसी को क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार। उन्हें यह सेंसरशिप की समाप्ति के बाद क्या हुआ, सेंसरशिप की समाप्ति के बाद उन्हें यह अधिकार मिल गया, नैसर्गिक अधिकार मिल गया कि वे अपने बातों को अखबारों के माध्यम से या नाटक के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार हो गए या पर्चे हो गई, पुस्तकें हो गई, ये छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। यानी कि अब इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में अखबार, पर्चे या छपी हुई तस्वीर भारी मात्रा में छपने लगी, और यहाँ तक कि वह तेजी से गांव तक भी पहुँच गई। इससे पहले राजा के जो अधिकारी होते थे वे क्या करते थे, राजा के जो अधिकारी होते थे वे अब उसे पास करते थे, पास करने के बाद उसकी छपाई होती थी और फिर उसको शहरों में क्या किया जाता था, भेजा जाता था। लेकिन जैसे ही सेंसरशिप की समाप्ति हुई, अब क्या हुआ, उन अखबारों को, उन नाटकों को तेजी से प्रकाशित किया गया, अपने विचारों को उन लेखकों ने, कलाकारों ने व्यक्त किया, और यह अब सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि कहाँ तक फैला, गाँव में भी फैल गया, यानी कि गाँव देहातों में भी फैल गया। जिससे अब उससे क्या लाभ हुआ, गांव में फैलने के बाद उनके जो विचार थे पहले शहरों तक ही सीमित रह जाते थे, अब वे विचार गांव तक भी फैलने लगे। यानी कि गांव के लोग भी, उनके विचार, जो शिक्षित है, मध्यम वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके विचारों को गांव के लोग भी समझ सके कि क्या समाज में चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उनको भी जानकारी तेजी से होने लगी। तो मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता का अब मतलब क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यही था कि जो उनके विचार थे उसको व्यक्त किया। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें और उसे
अखबारों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करें। यानी कि समाज में क्या चल रहा है, अगर समाज में कुछ कमी है तो उस अखबार के माध्यम से हम उस कमी को जनता के सामने उजागर कर सकते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई थी। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। यानी कि अब क्या हुआ कि जो भी कमियां थी समाज में, जो कमियां होती थी, उसे अखबारों के माध्यम से जनता के सामने या उस विरोधी दल के सामने प्रस्तुत किया जाता था कि समाज में ये कमी है या आपके द्वारा ये कमी जो प्रस्तुत की गई है उसे दर्शाया जाता था। बाद में क्या हुआ, नाटक, संगीत और उससे जुलूसों में भी असंख्य लोग जाने लगे। अब क्या हुआ कि नाटक में भी, यहाँ तक कि संगीत और जो उस सभी जुलूस होते हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में लोग जाने लगे। साथ साथ क्या हुआ कि स्वतंत्रता और जो न्याय के बारे में राजनीतिक व दार्शनिक लोग थे, यानी कि जो पंडित होते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे जो विद्वान होते हैं, वो इस लेखन को समझने लगे और अपनी इसकी लोकप्रियता क्या हुई, बढ़ने लगी। क्योंकि किताबों का पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ये संभव था। अब जो किताब है, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे वही किताब पढ़ सकते थे और अनपढ़ लोग किताब नहीं पढ़ सकते थे। तो ये जो विचार थे कैसे फैले, वे क्या करते थे कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे वे उस अखबारों के माध्यम से या नाटकों के माध्यम से काफ़ी जोर पढ़ते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उनके विचारों को समझ सकें और देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, क्या देश की समस्या है, वो उस समस्याओं से भी जानकारी ले सकें। तो इस प्रकार से जो पहला पॉइंट है सेंसरशिप की समाप्ति, ये था कि 1789 ईस्वी में राजा ने क्या किया, सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अखबारों के माध्यम से या नाटकों के माध्यम से क्या कर सकता था, व्यक्त कर सकता था, उसकी छपाई करके उसका प्रचार प्रसार कर सकता था, उसको यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विचारों को रख सकता था। तो ये था सेंसरशिप की समाप्ति। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान। नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान सन 1804, यानी कि मतलब ये कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 1804 ईस्वी में वो क्या बना, फ्रांस का शासक बना। देखिए जब 1789 ईस्वी में फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हुआ था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, संविधान बने थे, बाद में धीरे धीरे डायरेक्टरी जो शासन था, जो पिछले आप टॉपिक में पढ़े होंगे डायरेक्टरी शासन, उसमें कुछ समस्याएं आ गई और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और उसने 1804 ईस्वी में क्या किया, फ्रांस में पुनः राजतंत्र की वापसी करा दी। 1804 ईस्वी में पुनः नेपोलियन वहाँ का शासक बना फ्रांस का, और पुनः जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी वह जाती रही। और क्या हुआ, पुनः फ्रांस में एक बार फिर राजतंत्र यानी कि राजा का शासन स्टार्ट हो गया। उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, राजा बनते ही उसने जो उसके आसपास के पड़ोसी देश थे उस पर अधिकार कर लिया, यानी कि उस पर उनसे युद्ध किया और उनको जीत लिया। और जो पुराने राजवंश थे उन्हें हटाकर उसने क्या किया, नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर किसको दे दी, अपने परिवार के या संबंधी लोगों को, जो भी उसके संबंधी लोग थे उसकी बागडोर अन्य देशों पे जो उसने सत्ता आधिपत्य किया, यानी कि जो अन्य देशों पे उसने अधिकार किया, वहाँ के राजाओं को वहाँ से उनके पद से हटा दिया। और क्या किया, अपने परिवार के लोगों को या अपने खानदान के लोगों को या अपने संबंधी लोगों को उन देशों में क्या बनाया, राजा बना दिया। यानी कि वहाँ का जो बागडोर था वो अपने परिवार के लोगों को, संबंधियों को दे दिया। इसके साथ साथ उसने क्या किया, उसने खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना। यानी कि उसने क्या माना, उसने अपने आप को यूरोप का, संपूर्ण यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत, यानी कि आधुनिकीकरण, आधुनिक युग लाने, जो आधुनिक युग की शुरुआत करे उसे आधुनिकीकरण कहेंगे। तो उसने अपने आप को यह पद से सम्मानित किया, अपने आप को स्वयं के द्वारा। इसके साथ साथ उसने क्या किया, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए कि जिसकी भी निजी संपत्ति है, हर व्यक्ति की जो निजी संपत्ति होती है उसके लिए सुरक्षा, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसके लिए उसने बहुत सारे कानून बनाए। फिर उसने एक और क्या किया, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की प्रणाली चलाई। यानी कि इससे पहले जो नाप तौल की प्रणाली थी वह दशमलव पद्धति न होकर दूसरे तरह से की जाती थी। अब उसने दशमलव प्रणाली पद्धति के आधार पर भी नाप तौल की समान प्रणाली अपनाई।
इसके साथ साथ उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। यानी कि बहुत सारे लोग, क्योंकि उसने शासन तो स्थापित किया, राजतंत्र तो पुनः स्थापित किया, लेकिन इसके साथ साथ जनता के सुधार के लिए भी बहुत सारे काम किए। तो इसलिए उन्हें जनता क्या कहती थी, मुक्तिदाता के रूप में मानती थी। और उन्हें उम्मीद थी जनता को कि जो हम उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, आर्थिक रूप से भी परतंत्र थे, तो उनको स्वतंत्रता दिलाने में नेपोलियन क्या करेगा, आगे आएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। यानी कि जो उसकी सेना थी उसको लोग अपने विरोधी, यानी कि अपने विरोधी टाइप से मानने लगे। और अंततः क्या हुआ, अंततः 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, वाटरलू का। 1805 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ, वह युद्ध नेपोलियन में, उस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। यानी कि 1805 में, क्योंकि धीरे धीरे जब लोग उसके सैनिकों के विरोधी बन गए, देश के लोग ही जब अपने राजा के सैनिकों के विरोधी बन गए, उन सैनिकों से नफरत करने लगे, तो उसके विरुद्ध हो गए। और अंततः 1815 ईस्वी में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की हार, यानी कि नेपोलियन उस युद्ध में हार गया। यूरोप के बाकी हिस्सों में भी मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले जो उसके क्रांतिकारी उपाय थे, उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्योंकि 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हार गया और उसकी बाद में मृत्यु हो गई, तो अंततः जो उसने अन्य देशों पे कब्जा किए हुए था, वह कब्जे भी सब क्या हुए, उसके कब्जे हट गए। यानी कि जो उसके अन्य देशों पे अधिकार थे वह समाप्त हो गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई, वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी के बाद, या 1815 ईस्वी में। अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें का लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता और जनवादी विचार। तो जब ये सब घटनाएं घट रही थी, क्योंकि 1789 से पहले को देख लीजिए, चाहे वह लुई सुलावा का शासनकाल हो, या उसके बाद 1793 से 94 का आतंक युग हो, या नेपोलियन के शासन के समय की राजतंत्र व्यवस्था हो, उन सभी व्यवस्थाओं में जनता क्या हुई, काफ़ी परेशान हुई। तो जनता का एक ही विचार था, कैसा, स्वतंत्रता और जनवादी। जनता कैसी विचार चाहती थी, वह स्वतंत्र होनी चाहती थी, उसे स्वतंत्रता चाहिए था। तो उनका जो विचार था वो कैसा था, स्वतंत्रता और जनवादी। तो वे इस अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, यह इसी विचार को लेकर हुई थी। कौन सा विचार किस विचार को लेकर हुआ था, स्वतंत्रता और जनवादी विचार को लेकर हुआ था। ये विचार कब शुरुआत हुई थी इन विचारों की, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में, यानी कि 1800 के 1789 ईस्वी या 1800 के आसपास ये क्या हुआ, इसका शुरुआत हुआ। और यह धीरे धीरे फ्रांस में ही नहीं, बल्कि फ्रांस के साथ साथ यूरोप के जो अन्य देश थे, यूरोप के अन्य देशों में भी राजतंत्र व्यवस्था थी, निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था थी। तो वह फ्रांस के साथ होते हुए क्या हुआ, पूरे यूरोप में फैल गया। और जो सामंतवादी व्यवस्था थी, पहले या दूसरे टॉपिक में आप पढ़े होंगे, सामंतवादी व्यवस्था, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, सामंतवादी व्यवस्था अपनाते हुए जनता से अलग प्रकार का कर लेते थे। तो वह सामंतवादी व्यवस्था भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। सामंतवादी व्यवस्था भी समाप्त हो गया। इसके साथ साथ औपनिवेशिक समाज ने जो संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के आंदोलन चलाए थे, इससे दासता के मुक्ति को नई परिभाषा दी। दास प्रथा भी इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, दास प्रथा कैसे समाप्त हुई थी। दास प्रथा तो समाप्त हो ही गई थी, इसके अलावा देश में स्वतंत्रता जनवादी विचारधारा की भी शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी, देश में स्वतंत्रता और जनवादी विचारधारा की शुरुआत कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में। इसके साथ साथ जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। अब क्योंकि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1789 ईस्वी, या उसके बाद भी होती रही। और यह जो विचारधारा थी, स्वतंत्रता और जनवादी विचारधारा, इसने न सिर्फ यूरोप को बल्कि भारतीयों को भी, यूरोप को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि भारतीयों को भी प्रभावित किया। बाद में जो भारतीय क्रांति हुई, भारत में जो क्रांति हुई देश की आज़ादी के लिए, वह इसी बात से, इसी विचारधारा से ली गई थी। कैसी विचारधारा, स्वतंत्रता और जनवादी विचारधारा। तो
बच्चों, आई होप आपको ये जो टॉपिक था क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। सेंसरशिप की समाप्ति थी, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और स्वतंत्रता और जनवादी विचारधारा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान कब हुआ? शुरू में उत्थान हुआ, जनता ने उसे अपना राजा घोषित किया, उसने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन बाद में जनता का जब भरोसा उसके सैनिकों से उठने लगा और जनता ने क्रांतिकारी विद्रोह किए बहुत सारे देशों के खिल, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, बहुत सारे देशों पे अधिकार किया हुआ था। सभी देशों ने एक साथ मिलकर, और क्योंकि जनता भी इनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने वाटरलू के युद्ध में एक साथ मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन के समाप्ति के बाद जो उसका अधिकार था अन्य देशों में वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ की जनता का मुख्य विचार क्या था? स्वतंत्रता और जनवादी विचार, जो बाद में फ्रांस होते हुए पूरे यूरोप में भी फैल गया और अंततः यह भारत में भी ये विचारधारा आया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।